अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीना परवीन है। मैं आपकी फैशन डिज़ाइनिंग की असेसर हूँ। तो आज हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे जो मुझे अच्छी लगती है ना, ज़ारा, जिसके पीछे एक बड़ी थ्योरी है, ज़ारा ब्रांड। इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज को टारगेट करता है, लाइक वुमेन्स वेयर, मेन्स वेयर, किड वेयर को तीनों को टारगेट करते हैं। अब ज़ारा कैसे बना? किसी ने उसके पीछे स्ट्रगल की, तभी तो ज़ारा आया। ठीक है, ज़ारा ने क्या ऐसा इनिशिएटिव या कोई क्या नीश लिया जिसकी वजह से आज ज़ारा टॉप ब्रांड्स में आ रहा है। ठीक है, 2000 प्लस, बल्कि 3000 टू आज के 2023 के हिसाब से 3000 प्लस स्टोर्स है इसके, और 73 कंट्रीज़ को ये टारगेट करता है। 73 कंट्री में 2 से ज़्यादा 3000 प्लस स्टोर्स है इसके। ठीक है, तो ज़ारा को एक स्पेन के एक बंदा जो एक छोटे से गांव का स्टूडेंट था, 9th 8th क्लास का स्टूडेंट, 14 इयर्स का एक बॉय था जिसका नाम अमेंशियो ऑर्टेगा था। अमेंशियो ऑर्टेगा था, इसने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट कैसे किया? अमेंशियो ऑर्टेगा जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, राइट। तो उसने शुरू में देखा कि उसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक जा रहे हैं। ठीक है, उसके फादर कहीं पे रेलवे स्टेशन पे कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा होता था, तो उसके एक्सपेंसेस मतलब खाने के जितने भी एक्सपेंसेस हो उतना भी पूरा नहीं हो रहा था। तो वो फैमिली को देखता है तो उसको फील होता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर वो किसी दिन निकलता है, अपना स्कूल छोड़ देता है। 9th क्लास 8th क्लास का स्टूडेंट था, वो स्कूल छोड़ देता है, और तब उसकी ईयर 14 ईयर्स की होती है। ठीक है, 14 ईयर्स का स्टूडेंट होता है, बहुत यंग सा टीनेजर होता है, राइट। अब वो क्या करता है कि वो जॉब के तलाश में निकल जाता है। उसको एक टेलरिंग शॉप पे जॉब मिलती है, लाइक स्टिचिंग की या कोई बेसिक ऐसी हेमिंग, शुरू में बहुत बेसिक सी चीज़ें कराया जाता है उसको। कोई मटेरियल इधर से उधर ले जाना, या कोई हेमिंग समझते हो ना, जो आप निडल से किसी चीज़ को फिनिश करने के लिए करते हो, ऐसी चीज़ें बेसिक चीज़ें उसके उस स्टोर पे उस टेलरिंग शॉप पे उससे करवाया जाता है। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है, सीखने लगता है। अब स्पेन एक बड़ी ठीक है, बड़ी सिटी है, बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ब्रांड्स थे जो, जिस तरह हम बात करें गुची जैसे, वर्साची जैसे, प्राडा जैसे ब्रांड थे। अब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा ऐसे ब्रांड में, जबकि वो एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो इनिशियली चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, अब वो उसके आगे क्या होता है, जहाँ पे वो टेलरिंग सीखने जाता है उसके सामने एक शोरूम होता है। ठीक है, जहाँ पे उसका डिफरेंट मतलब डिज़ाइनर कपड़े उनके डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब वो इन चीज़ों को देखता है, सीखता है कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं, काश मैं भी कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकूं जो कि मेरी सेल हो जाए। अब वो शुरू में क्या करता है, कभी फैब्रिक डिलीवर करने जाता है, कभी मतलब डिफरेंट वेंडर से मिलने जाता है। तो वो जो टेलर का जो भी टेलर शॉप का जो भी बंदा था, टेलरिंग शॉप का जो भी बंदा था, उसे वो चीज़ें करवा रहा होता था। ठीक है, अब वो जो उसके सामने एक शोरूम था, उसको देख के उसे यूँ लगता है कि क्यों ना मैं ये चीज़ कॉपी करूँ। अगर मैं 8 आवर्स की जॉब कर रहा होता हूँ, उससे पीछे जितने भी मेरे घर जाके आवर्स बनते, उसमें मैं क्यों ना अपना काम करूँ। ये जो चीज़ मुझे दिख रही होती है सामने, क्यों ना मैं वो चीप प्राइस में बना के बेचूँ। ठीक है, मेरे ऑलरेडी जानने वाले हो गए हैं जिससे मैं घर घर जाके डिलीवरीज देता हूँ, जो भी स्टिच प्रोडक्ट होता है उसकी डिलीवरीज देता था वो। ठीक है, तो वो कहता है क्यों ना मैं वो चीज़ मैं क्यों ना कॉपी करूं, ताकि मेरे भी ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको कम प्राइस में वही गारमेंट सस्ते में दूं। अगर वो मतलब एक गारमेंट के ऊपर 5000 की प्रॉफिट ले रहा है, तो क्यों ना मैं 200 की प्रॉफिट अपना ले लूँ। ठीक है, तो वो चीज़ करता है, और फिर वो ना जॉब भी कर रहा होता है, तो उसके फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा बहुत बेहतर हुए होते हैं। ठीक है, तो साथ साथ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। फिर घर जाके थोड़ा सा अपना एरिया बना लेता है, थोड़े कोई स्टिचिंग यूनिट बना लेता है। यूनिट भी नहीं, छोटा सा एरिया बनाता है अपने कज़न के साथ मिलके। एक सीविंग मशीन ले ली, राइट,
इनिशियली जब हम भी कुछ भी फैशन के रेलेवेंट या कुछ भी स्टिचिंग के रेलेवेंट करते हैं ना स्टार्टअप अपना, तब हमें सीविंग मशीन का बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आपके पास सीविंग मशीन हो, उसके अलावा आपकी चूज़ ऑफ फैब्रिक किस तरह के चूज़ करते हो, इतना एबिलिटी होना चाहिए किस फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होती है। और मैंने बोला भी हुआ है कि आप लोग मार्केट्स जाओ, मार्केट विज़िट करो, फिर वहाँ से आपको आइडिया मिलती है फैब्रिक कहाँ से अच्छी मिलती है, किस क्वालिटी की कहाँ से मिलेगी। आपने कैजुअल वेयर बनाना है तो वो कहाँ से मिलेगी, फॉर्मल वेयर बना रहे हो तो वो कहाँ से मिलेगी। अब उसको आइडिया हो गया था कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से मिलनी है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो उसको इंस्पायर कर रही थी एक आउटफिट, उसके सामने शोरूम था, एक चीज़ उसको इंस्पायर करी। अब वो जाता है कि मार्केट से वही अच्छी क्वालिटी में ऐसा कोई कपड़ा उठा ले आता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसी पैटर्न उसकी अच्छी हो गई थी क्योंकि काम किया था उसने काफ़ी टाइम से, तो वो ऐसा ही पैटर्न बनाता है और अपने जो फैब्रिक लेके आया उसके ऊपर कटिंग करके पूरा प्रोसेस करके एक गारमेंट बनाता है। अब वो क्या करने लगा था, डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट गारमेंट को जो उसे दिखते थे वो स्टोर्स विजिट करता था। जैसे भी कलेक्शन आए वो जाता था स्टोर्स पे और स्टोर को विजिट करता था और वहाँ से डिज़ाइन की कॉपी लेके आता था। ठीक है, अब वो डिज़ाइन की कॉपी लेके आ रहा है और वही डिज़ाइन को वो चीप प्राइस में बेच रहा है। जहाँ आपको एक गारमेंट की 2x प्रॉफिट आप लेते हो ना, तो वो क्या करता था, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेता था और अपने चीज़ को अच्छी क्वालिटी में बेचता था। क्वालिटी अच्छी देता था तो सेलिंग उसकी अच्छी हो रही थी। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वो अपना स्टोर बनाने लगता है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ हायर करता है, अपना डिज़ाइन डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और इसी तरह अपना एक सेटअप बनाता है या कोई यूनिट बनाता है जिसमें उसके साथ और वर्कर्स होते हैं। ठीक है, अब अमनशियों को क्या था कि ऐसा क्या करूं कि मेरा प्रोडक्ट सब पसंद करें। कोई भी नीश जब आपके होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन होती है तभी आपकी चीज़ बिकती है। अब उसको था कि मैं ऐसा क्या नीश डेवलप करूँ मेरे अपने प्रोडक्ट में ताकि मेरी प्रोडक्ट सबसे बेहतर बिके, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करें। अब असल केस स्टडी हमारी अब स्टार्ट होती है। अच्छा, वो तो सब करते हैं ना कि एक पुअर फैमिली से था तो मेहनत की। आम हमारे इन्वायरमेंट में भी आपने देखा होगा, डिफरेंट बिजनेसेस में ऐसा होता है कि आप जब भी आप कोई इसी तरह मेहनत करते हो, कोई पुअर बंदा है या कोई स्ट्रगलिंग वाला बंदा है तो वो मेहनत करता है तो वो कोई ना कोई गोल अचीव कर लेता है, कोई ना कोई बिजनेस को अपना स्टेबल कर लेता है। ठीक है, अब एमेंशियो ने क्या किया, ऐसा क्या किया कि वो आज मतलब मास मार्केट, हमने पढ़ा था ना, मास मार्केट को कवर कर रहा है। अमेंशियो आज मतलब इसके कंपटीटर्स को देखा जाए तो H&M और इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स है और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फैला हुआ, इवन एशियन, वेस्टर्न, हर तरह के जो इसके कस्टमर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है एक्चुअल जो सीखने का कि अमनशियो ने क्या नीश लिया, नीश क्या था इसका या इनोवेशन क्या था। ठीक है, अब अमनशियो को वो एक चीज़ में माहिर हो गया था, कॉपी में। ठीक है, वो कॉपीज़ बनाने में इतना माहिर हो गया था कि इधर कोई गुजरता भी हुआ कोई देखे ना बंदा तो उसको एकदम से कॉपी करता था, मतलब अपना डिज़ाइन बनाता था। सेम तो नहीं बनाता होगा लेकिन ऐसी चीज़, ऐसी कोई उसको जो अट्रैक्ट कर रहा, उसको आई कैची लग रहा, वो चीज़ को कॉपी करके अपने डिज़ाइन में लेके आता था। अब वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गया था, अब वो इसी को अपना स्ट्रेंथ बना लेता है। ठीक है, कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, क्यों ना मैं इसी चीज़ को करूँ। अब जब भी हम ना इधर के भी ब्रांड्स देखते हैं, पाकिस्तान के ब्रांड, तो वो क्या करते हैं, हर साल में 2 कलेक्शन लॉन्च करते हैं, एक समर्स का, एक विंटर्स का। अब उसने क्या किया, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि आपको टाइम टू टाइम, थोड़ी सा टाइम में एक नई चीज़, एक नई कलेक्शन, एक नई डिज़ाइन, एक नई फैशन मिले, एक नया स्टाइल मिले।
वो क्या करता है, जिस तरह प्राडा, गुची और जिस तरह के ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो 6 मंथ पहले एक सैंपल बना के रैंप पे ले जाते थे, या रैंप अपना कि मैंने 6 मंथ बाद ये कलेक्शन लेके आनी है अपनी मार्केट में। वो क्या कर लेता था, वो जाता था, चीज़ों को देखता था, वो उससे पहले 2 वीक्स के अंदर वो जो उन्होंने बनाई है 6 मंथ के बाद के लिए, ठीक है, वो अभी लेके आ रहा था वो मार्केट, 1 मंथ में वो लेके आया मार्केट में। तो क्या किया, और एक लिमिटेड स्टॉक रखा, ताकि मतलब जब आपके पास बड़ी स्टॉक होती है ना, क्या होता है, वही स्टॉक इसने भी पहना है, खलाद ने भी पहना है, इराम ने भी पहना है, फातिमा ने भी पहना। अब उसने क्या किया, स्टॉक को लिमिटेड किया, लेकिन डिज़ाइन अपने बढ़ा लिया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ आ रही है? उसने क्या किया, स्टॉक लिमिटेड रखा, और डिज़ाइन अगर एक सीज़न में कोई दूसरा ब्रांड ना 10,000 डिज़ाइन बनाता है, 10,000 डिज़ाइन अगर प्राडा बनाता था 6 मंथ में, तो उसने क्या किया, 500 डिज़ाइन बनाए क्या कहते हैं 1 मंथ में। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब डिज़ाइंस कम रखे लेकिन पहले लॉन्च की, जिनको वेट होता था कि कलेक्शन आना है 6 मंथ बाद। अब उसने क्या किया, 1 मंथ में ही वही डिज़ाइन लेके आए मार्केट में, तो उसका बिकने लगा। क्यों, उसे सेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़े बड़े ब्रांड सेल लगाते हैं जब उनकी प्रोडक्ट ना बिकती हो। ठीक है, अब ज़रा सेल भी नहीं लगाता, ना ही वो मार्केटिंग पे पैसे लगाता। ज़रा ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है मार्केट में कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने ये लॉन्च करना है इस सीज़न में, मैं ये लेके आ रही हूँ। कस्टमर उसके पास भागे चले जाते हैं कि इस सीज़न में ये लॉन्च करा, ये फैशन लेके आ रही, ये स्टाइल लेके आ, मैं ख़रीदने जल्दी जाऊँगा, मैं ख़रीदने जल्दी जाऊँगी, राइट। तो ये इनोवेशन थी अमन की कि मैं फास्ट फैशन, जिसमें थोड़ी सी लिमिट में, थोड़ी सी टाइम में आपकी फैशन चेंज होती जा रही है, आपको नए डिज़ाइन मिलते जाते हैं, आपको किसी के लिए वेट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, और अब अगर 2003 की बात किया जाए ना, अगर हम बात करते हैं 2003 की, uh, 2003 के मुताबिक ना उसके स्टोर 75 प्लस कंट्रीज़ में स्टोर उसके 3000, जिसका किसी भी बड़े ब्रांड का इतना स्टोर इतने कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करता। और इसकी प्राइस रेंज की बात की तो नॉर्मल है, मतलब अफोर्डेबल है। ठीक है, जिस तरह लुई विटॉन दे रहा है, जिस तरह गुची दे रहा है, इतने ज़्यादा प्राइस रेंज नहीं रखा, क्योंकि उसका इनिशिएटिव भी यही था कि वो एक कॉपीराइट था ना, मतलब कॉपी करते चीज़ों को बनाता और चीप प्राइस में बेचा जा रहा था। तो इसका एक ये भी उसका शुरू से ही था कि उसने प्राइस को ज़्यादा नहीं रखना, और उसने कस्टमर्स को अपने बढ़ाने, जो उसके कंज्यूमर्स है उसने बढ़ा लिए, लेकिन प्राइस को इसने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा। ठीक है, अगर हम इसकी टारगेट की बात करें तो उसमें मेंस आते हैं, वुमेन्स आते हैं, और किड्स आ रहे हैं। अब ये तीनों कैटेगरीज को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक वास्ट है, कुछ मेंस में जाते हैं ना, कुछ वुमेन्स में जाते हैं, लेकिन इसने तीनों कैटेगरीज को कवर किया हुआ है। मतलब इस तरह से भी कस्टमर्स को बढ़ाया है। जो किड्स के लिए मतलब एक अलग सी ब्रांड होती है, तो उसके कस्टमर थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। अगर वुमेन्स का है तब भी लिमिटेड हो जाते, अगर मेंस का है तब भी लिमिटेड हो जाते।
लेकिन इन्होंने तीनों कैटेगरीज को एक ही अपने ब्रांड के अंदर रखा है और कंज्यूमर्स इसने बढ़ाए हैं, कस्टमर्स कह लो या कंज्यूमर्स कह लो, जो भी आपसे परचेज करेगा वो यूज़ करेगा वो कंज्यूमर होगा या कस्टमर होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे इसकी नीश और इन्वेशन की समझ। फिर नेक्स्ट हम कोई दूसरे ब्रांड को लेते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड को, अब इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो पाकिस्तानी ब्रांड्स को ले रही हूँ मैं एक जो अगर मैं 2016 की बात करूँ ना, गुल अहमद की बात करती हूँ, तो ये टॉप 1 में आ रहा था, टॉप 1 ब्रांड था गुल अहमद 2016 की बात करूं। अब ये टॉप 10 में चला गया है। और अगर मैं एक नई ब्रांड जो कि 2016 में ही लॉन्च हुई है, अगर उसकी बात करूं, जेलबेरी नाम है, आपने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा, अब वो टॉप 10 में आ रहा है। जेलबीयू टॉप 1 में आ रहा है ये, अगर आप सर्च करो ना, टॉप 1 ब्रांड है ये अभी 2023 के हिसाब से। ऐसा क्या हुआ कि गुल अहमद मतलब टॉप 10 के बॉटम में चला गया और जो हमारा जेलबेरी है, आपका जो जेलबेरी है, टॉप 1 में चला गया। जब आप जेलबेरी को शुरू में खुद मैंने यूज़ किया, जेलबेरी के आउटलेट पे जाते थे ना, तो इनके साइजेस में बहुत इशू होता था, कहीं से कोई बहुत टाइट आ रहा हो, कहीं से कोई आर्म होल में गलती आ रही हो। मैंने खुद यूज़ किया, तब बहुत इश्यूज़ थे इनके साथ। मतलब इनके आउटलेट पे जाते ना, तो ये अक्सर सेल लगा हुआ होता था जेलबेरी पे। अब इसने क्या किया, जेलबेरी ने अपनी वीकनेसेस पे काम किया। जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करो ना, तो अगर आपकी कोई गलती नज़र आती है ना, तब देखो मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहे हो। अभी भी आप चीज़ें कर रहे हो ना, इलस्ट्रेशन कर रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो, आप डिज़ाइंस बना रहे हो, टेक्सटाइल के प्रिंट्स बना रहे हो, तब आप देखो, अगर मैं कहती हूँ कि आप यहाँ गलती करो तो उस पर काम करो आप लोग, ठीक है। सेम इसने भी इससे किया कि जेलबेरी ने अपनी वीकनेस इस पर काम किया। एक आपकी स्ट्रेंथ होती है, जिस तरह मैं कहती हूँ, अगर आप पैटर्न मेकिंग में परफेक्ट हो ना, उस पर ज़्यादा अपना फोकस रखो। अगर आप स्केच मेकिंग में आप स्केच आपकी अच्छी है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो, वो स्किल आपकी टॉप पे आना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि नहीं उसको साइड पे रखो, अगर आपको आ रहा है तो वो छोड़ दो, वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपकी करियर बन सकती है, आप उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे दोनों पे काम करना। स्ट्रेंथ है तो ठीक है, उस पर और काम कर सकते हो, वीकनेस है तो उसको बेहतर बना सकते हो। अब जेलबेरी ने क्या किया, जेलबेरी को लगा कि मेरे साइजेस में गलती है, या कुछ कस्टमर के रिव्यू भी लिए होते हैं कि आपने रिव्यू देना होता है, ऑनलाइन भी आजकल रिव्यू देते हैं हर गारमेंट के पीछे, नहीं इसमें ये फॉल्ट था, इसके कलर्स पहले, हाँ इसके कलर्स भी बहुत जल्दी फेड हो जाते थे, क्या इसने गारमेंट ऐसा चुना, फैब्रिक ऐसा चुना था जिसकी वजह से कलर्स इसके फेड हो रहे थे, या इसके साइजेस में गलती थे जिसकी वजह से नहीं बिक रहे थे और काफ़ी टाइम इस पर सेल लगा हुआ होता था। अब गुल अहमद का क्या था कि क्यों ये टॉप 10 में चला गया, ठीक है, टॉप 1 से टॉप 10 में क्यों चला गया, इसके प्राइजेस ज़्यादा हाई होते, आपने देखा होगा। डिज़ाइन ठीक है इसकी, अगर मतलब फैब्रिक की क्वालिटी की बात की जाए ना, तो बहुत अच्छी, ये फेड कभी नहीं होता। अब जिस तरह की हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं ना, प्राइस को ज़्यादा देखते हैं। आप जब भी अपना ब्रांड बनाओ, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखो, अपना बुटीक बनाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, कहाँ पे ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा चीज़ नहीं बिक रहा होता। अब गुल अहमद के प्राइजेस बहुत हाई हो गए थे। अब इस पर देखा होगा कि अक्सर 70% की सेल लगी होती है, देखा होगा ना, आप गुजर रहे हो मॉल में,
कि मार्केट में गुजरे हो 70% ऑफ, 70% ऑफ, कि आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो, वो वाली सीन होती है। ठीक है, अब इसको सेल लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके प्राइस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही फैक्टर को मैं डिस्कस कर रही हूँ जो कि है प्राइस। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बहुत हाई हो या बहुत कम हो तो वो क्या करती है, आपकी पूरा बिजनेस को, आपके पूरे प्रोडक्ट को कैसे आप लेके जा सकती है और डाउन लेके आ सकती है। समझ रहे हो? गुल अहमद टॉप 10 में आता था, उसके प्राइजेज या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बॉटम में आ गया, टॉप 10 में आ रहा है। ठीक है, टॉप 10 के बॉटम में आ रहा है और ये टॉप 10 के फर्स्ट में आ रहा है। ज़ेलबरी ने थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी की, बताया कि मैं प्राइस कम दे रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ जो दूसरे ब्रांड खादी देती है, गुल अहमद देती है, बोनेजा देती है, वही क्वालिटी मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे प्राइजेज उनसे बहुत कम है। ठीक है, अपने पास कुछ ऐसे मार्केटिंग की, आप जब एड देख रहे हो ना फेसबुक पे, किसी चीज़ को सर्च करो, आपने कोई शूज़ सर्च की तो आपके हर आप जब जो भी कोई सोशल मीडिया खोलो ना तो आपको एड्स दिखने लगते हैं, सेम उसी के रेलेवेंट ब्रांड्स के, शूज़ के रेलेवेंट जितने ब्रांड होंगे, आपने कोई क्लोथिंग ख़रीदी उसके रेलेवेंट जितने ब्रांड्स होंगे उसके। तो इसी तरह इसने मार्केटिंग स्टार्ट की और लोगों को दिखने लग गई लो प्राइस पे ये वही सूट दे रहा है जो गुल अहमद ने देना था डिजिटल प्रिंट में। अच्छा, प्रिंट्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बहुत एक क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिंट्स होते हैं, ये भी लाजमी आपने देखना कि डिजिटल प्रिंट की जो गारमेंट होगी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, सेम उसी तरह की आपको लगती है, अगर आपको नॉलेज नहीं हो वो रोटरी प्रिंट या सब्लिमेशन कहलाती है, लेकिन वो डिजिटल प्रिंट नहीं होती, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इसने अपने वीकनेसेस उसको कम की और फिर आ गया कि नहीं, मैंने अपने साइजेस को भी सही रखा है, मैंने जो मेरा फैब्रिक फेड हो रहा था जल्दी, मतलब उसका कलर निकल रहा था, तो उस पर भी मैंने वर्क की है और आ जाओ परचेज़ करो। ठीक है, तो कुछ कस्टमर्स गए, परचेज़ की, उनको लगा ये अच्छी है, तो उसके रिव्यूज़ अच्छा आए तो वो बिकने लगा। ठीक है, प्राइस की वजह से एक चीज़ देखो, अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस अपने उसके लिहाज से रखो ना, अगर ज़्यादा प्रॉफिट ना रखो, प्राइस सही रखते हो तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा ही आएगी। अगर गुल अहमद 100 डिज़ाइन मतलब इसकी सेलिंग है पर डे के लिहाज से, तो हो सकता है ज़ेलबरी की 500 हो, तो इसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो गई ना। और ये बेच रहा है एक डिज़ाइन 5000 का, तो ये बेच रहा है 3500 का, सेम एम्ब्रॉयडरी के साथ, थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी की डिटेल दी है, थोड़ा बहुत ही रखा है, कलर्स चीज़ें और क्वालिटी वही है। तो अगर इसके 500 एक दिन में, वन डे में बिक रहे हैं और इसके 100 बिक रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉफिट है उसकी प्रॉफिट मार्जिन ज़ेलबरी की ज़्यादा आ गई। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए जी, अच्छा, इन दोनों जो हमने केसेस स्टडी की, इनमें से हमें क्या क्या पता चला? एक तो प्राइस में इनोवेशन थी, प्राइस को नीच लिया गया, प्राइस बहुत मैटर करती है आपके जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो। क्वालिटी, जी, और हाँ, यूनिकनेस या इनोवेशन, इनोवेशन इन डिज़ाइन।
और कोई जो मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग भी मैटर करती है। अगर मैंने एक और बात की थी, अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो मतलब बोलते हैं ना काम, कभी कभी आपकी काम बोलती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आपकी मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल हर कोई मार्केटिंग करता है। जिस तरह हमने ज़ारा की एग्ज़ाम्पल ली थी कि वो मार्केटिंग पे कभी पैसे नहीं लगाता, उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या हमने चीज़ हाँ स्टाइल, आपके इन्वायरमेंट को देखते हुए स्टाइल होना बहुत लाजमी है। नीश, हाँ फैब्रिक, चूजन ऑफ फैब्रिक, अच्छा जी। अगर आपका, हाँ एक बहुत अच्छी पॉइंट इसने कही है कि स्टाइल, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे मतलब जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न, अगर हम कोई कट्स लेंगे तो वो बिकेगी नहीं बिकेगी। अगर हाँ आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने उसके पीछे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कहीं ऐसी जगह लॉन्च किए हैं जहाँ पे आपके थोड़ा वेस्टर्न पहनने वाले स्टाइल करने वाले रहते हो, तब बिकेगी। कोई हम एक कल्चरल वैल्यू के कंट्री में रहते हैं ना, जहाँ हम कल्चर बहुत मैटर करती है, तो उसके लिहाज से स्टाइल बहुत मैटर करती है। अगर आपका स्टाइल बहुत वेस्टर्न है, बहुत कोई फंकी है, तो बहुत कम बिकेगी। को तब अगर कलर्स को बहुत ज़्यादा फंकी ले रहे हो, कोई सा कलर्स ना बहुत येलोज ले लिया, बहुत कोई नियॉन कलर्स ले लिए, तो बहुत कम लिमिटेड चीज़ बिकेगी। स्टाइल और कलर्स को भी चॉइस करना बहुत लाजमी है आपके चीज़ को बिकने में। या नीश कोई ऐसा आइडिया हो जिसके आपके कस्टमर आपके पास आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा नया चीज़ हो आप में कि कस्टमर्स कहे कि नहीं ये चीज़ नया है, मैं जो सालों से 10 साल से 20 साल से जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड्स है उनको छोड़ूं और इसकी तरफ जाऊं, इसको परचेज़ करने लगूं। ये होता है आपका नीश, कोई नया आइडिया, ठीक है। अब फैब्रिक का चूज़ करना भी बहुत लाजमी होता है। अगर आप फैब्रिक बहुत लो क्वालिटी के ले रहे हो ना, तो एकदम से कस्टमर्स को पता चलता है नहीं वो फैब्रिक किस तरह का देता है, आप उनसे परचेज़ ना करें या मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जो फैब्रिक है 1 वॉश के बाद वो फेड हो गया या ख़राब हो गया, ठीक है। थीम पूरा प्रोसेस ऑफ वर्क है बेटा। अब थीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक ही स्टेज से किस तरह पूरा कलेक्शन बनती है, ठीक है। थीम को हम अपने टेक्सटाइल में पैटर्न्स में डिस्कस करेंगे, वो फिर एक अलग टॉपिक है, ठीक है। थीम जब भी ब्रांड काम करती है ना, तो वो थीम पे ही काम करती है। हाँ थीम पे काम करती है। सीज़न के लिहाज से थीम को लिया जाता है, वहाँ से कलर पिक किए जाते हैं। अब थीम को अपने डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के हो चाहे वो फैशन के हो, कलर्स को लेना, पैटर्न्स को लेना, ट्रिम्स को आपको डिफ़ाइन करना, डिटेलिंग्स देना। अब वो हम एक उस पर एक अलग सेशन रखेंगे, उसको अलग डिस्कस करें। यह बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे। आपके लिए हम ऐसे केसेस को स्टडी करते हैं जो आपकी ब्रांड बनाने के लिए काम आए। अच्छा जी, प्राइस डिपेंड करता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। क्वालिटी आपका बहुत मैटर करता है, अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छे कस्टमर्स बनेंगे, बिकेगी आपकी, ठीक है। इनोवेशन आपका क्या आपने डिज़ाइन में क्या नया लेके आ रहे हो, क्या कर सकते हो, हाँ क्या नया कर सकते हो, कोई एक दो। ऑलरेडी बहुत है, वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत एम्बेलिशमेंट वाले भी है और बहुत न्यूट्रल कलर वाले भी है, ठीक है। आप ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आप बिको मार्केट में। हाँ एक बहुत हिट गई है एक लुलू सर,
शायद आपने नाम सुना होगा, किसी ने देखा भी होगा, किसी ने परचेज भी किया होगा। लुलू सर एकदम से हिट कर गई थी 2014 नहीं 16-17 के बीच। हाँ, लुलू सर नाम है उसका, ये बहुत हिट कर गई थी। अब इसने क्या किया था, ऐसे मतलब सबके नज़र में आया, इसने वेस्टर्न स्टाइल को लिया था और इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट ली थी, ईस्टर्न एम्बेलिशमेंट को वेस्टर्न स्टाइल के ऊपर दोनों को मर्ज किया था। अब एक फ्यूजन करते हो ना, दूसरे कल्चर को एक दूसरे कल्चर के साथ मिला के कोई प्रोडक्ट करते हो, वो भी एक आपकी इनोवेशन है, वो आपकी स्टाइल है, वो आपकी इनोवेशन है, इस वजह से भी बिक सकते हो। अब लुलू सर एक वुमेंस वेयर क्लोथिंग ब्रांड है, वो थोड़ा लिमिटेड स्टॉक बनाता है, जिस तरह आपके हमने पता था प्रेट में आ जाते हैं, प्रेट वेयर में, रेडी टू वेयर में उसके बहुत लिमिटेड डिज़ाइन होते हैं और प्री बुकिंग होती है इसके लिए। ठीक है, और काफ़ी मतलब बिल्कुल प्लेन से भी ट्राउज़र्स है ना, इसके काफ़ी कॉस्टली होते हैं लेकिन बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी देता है। हाँ, और इसकी स्टिचिंग की बात करें ना तो बहुत डिटेल स्टिचिंग और बहुत अच्छी स्टिचिंग होती है। मैंने इसकी प्रोडक्ट यूज़ किए तो मुझे पता है कि इसकी अगर क्वालिटी पे देखें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता क्वालिटी पे। बहुत फिनिश आपके जो सीम्स है उसको डबल फिनिश करके, फ्रेंच सीम्स जिसे कहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब। हाँ, तो वो बहुत एक फिनिश गारमेंट देता है जिसने अपने कस्टमर्स एकदम से बनाए हैं 4-5 साल में। ठीक है, अब एक और चीज़, एक और ब्रांड को मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। नहीं, एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर आसिम जोफ़ा। अगर मैं पहले प्राइजेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक ब्रांड को हमने डिस्कस किया जिसकी प्राइस भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी, मतलब प्राइस थी, रेंज ज़्यादा थी लेकिन क्वालिटी थी, इस वजह से बिक रही थी। क्वालिटी अच्छी थी, उसकी फिनिशिंग अच्छी थी, उसकी ट्रिम्स की डिटेल अच्छी थी। अब आसिम जोफ़ा एक बहुत ना फॉर्मल लुक बहुत लो प्राइस में दे रहा है। देखा है ना आपने आसिम जोफ़ा को? हाँ, और इसकी भी प्री बुकिंग होती है जिस तरह लुलू सर का हो रहा था। ये भी प्राइस कम है इसका लेकिन बिक बहुत रहा है। उसका प्राइस ज़्यादा था, उसका भी प्री बुकिंग होता और उसके लिए कोई सेल पे प्रोडक्ट लुलू सर का भी नहीं बचता। बहुत इक्का दुक्का वो जो डिज़ाइन होते हैं वो सेल पे हो जाते हैं। सेम इसका भी है, आसिम जोफ़ा भी बहुत बिकता है, इसके भी कोई सेल नहीं लगती। ठीक है, बहुत कम हो गया इक्का दुक्का डिज़ाइन जो सेल पे लग गया। आसिम जोफ़ा के प्राइस बहुत कम थे, लुलू सर के प्राइस ज़्यादा थे। ठीक है, अब इनके डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है? डिज़ाइन डिफरेंस की बात करें, क्या डिफरेंस है? हाँ, क्या डिफरेंस होगा दोनों में? क्यों बिक रहे हैं दोनों? प्राइस एक फैक्टर आता है। ठीक है, अगर इसकी क्वालिटी की बात करें ना तो इतनी ज़्यादा कोई मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मशीन का काम है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत मतलब एम्बेलिशमेंट था लुलू सर के प्रोडक्ट पे, लेकिन वो हाथ का काम था। ठीक है, जब आप किसी चीज़ पे हाथ का काम, हाथ के काम की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, एक आप कोई एक नोट भी देते हो ना, एक स्टिच भी देते हो हाथ के काम की, तो उसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाती है। अब ये जो आसिम जोफ़ा है वो मशीन का काम करवाता है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मल लुक दे रहा होता है। ठीक है, फॉर्मल लुक है आपको मिल जाती है 10,000 7,000, आपकी एक पूरा इवेंट कवर कर जाती है। तो प्राइस की वजह से ये एकदम से ऊपर गया है आसिम जोफ़ा। ठीक है, प्राइस इसकी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ऊपर गया हुआ है। तो समझ आ रही है बिजनेस स्ट्रेटजीज? अगर आपकी प्राइस हाई है ना तो आप जगह को ऐसा चुनोगे जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। ठीक है, रहने वाले लोग मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के हो, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के हो। अगर आप थोड़ा सा प्राइस अपना लो भी रख रहे हो, वो मिडिल क्लास में भी चली जाती है। ठीक है, दोनों क्लासेस उसको वेयर करते हैं।
तो आपकी दोनों बिजनेस स्ट्रेटजीज को समझ आ गई। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आज जो हमने जो केस स्टडीज़ की, इन चीज़ों को समझो, आज के लिए काफ़ी है। और इसके साथ साथ हम चीज़ों को लेके चलेंगे। नेक्स्ट जब हम क्लास में करेंगे उसमें फिर हम पूरा एक थीम को लेके डिज़ाइन प्रोसेस कैसे होता है उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ क्लास।